सबसे पहली चीज तो जो आपका इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, इसको हम IDSP भी बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज IDSP, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम आया कहाँ से, या इससे पहले कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च थे, या इसके बाद में कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो इन द ईयर 1997 टू 98, मतलब 97-98 के बीच में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, दैट वाज NSPCD, ठीक है। दैट वाज नोन एज NSPCD। सो NSPCD का फुल फॉर्म है नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो जो पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1977-78। तो द प्रोग्राम वाज NSPCD। फिर 2003 में, मार्च 2003 में एक इसका एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट वाज सेंट्रल सर्विलांस यूनिट। फिर उसके बाद 2004 में ये प्रोग्राम आया जिस प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। और फिर उसके बाद 2007-8 के बीच में जो है इस प्रोग्राम को NRHM का ही पार्ट बना दिया गया, दैट वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये NRHM हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम को उसका ही एक पार्ट बना दिया गया। सो बेसिकली व्हाट इज सर्विलांस। तो अगर हम बात करें कि सर्विलांस क्या चीज है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विलांस, सो इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, analysis and interpretation of data and dissemination of information to those who need it। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। एनालाइज इस तरीके से करना कि वट एवर इंफॉर्मेशन वी वांट टू गेट, वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाना। तो बेसिकली क्योंकि ये डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, सर्विलांस प्रोग्राम है, तो इसमें किसका सर्विलांस किया जाएगा, डिसीजेस का, कम्युनिकेबल डिसीजेस का या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। सर्विलांस इन अ सेंस ये देखना कि कोई डिसीज पहली बार कहाँ फैली, कैसे फैल रही है, कितने who are the people those who are more prone to the occurrence of that particular disease, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन को फिर एनालाइज करना ताकि हम उस डिसीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, हम अपने आप को उस डिसीज से प्रिवेंट कर सके। तो ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए पहले हमारे पास कुछ रॉ डेटाज होने चाहिए। तो सर्विलांस में हम लोग वो डेटाज ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सर्विलांस क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। जो भी प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट सोल्यूशन लिया जा सके, ठीक है। एंड देन what is disease surveillance। disease surveillance का मतलब क्या होता है, it is a systematic process of reporting of various diseases of public health importance। जब हम diseases के बारे में information gain करते हैं systematic format में, हम जो कि public health के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें मैनेजमेंट में हेल्पफुल होगा। तो अगर हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसीज सर्विलांस बोला जाता है। और डिसीज सर्विलांस में हम लोगों को क्या पता चलता है कि हम किन किन क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन या आंसर्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि डिसीज कहाँ हुई, कैसे हुई, किनको हुई, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो सर्विलांस करने का जो एक क्या कह सकते हो वो बेसिक एम है, वो यही है। अगर हम कहते हैं कि हम सेंट्रल या स्टेट लेवल पर सर्विलांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि स्टेट ने या सेंट्रल ने अपनी कुछ एजेंसीज बना रखी हैं। वो एजेंसीज डिसीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गेन करेंगी, या डिसीज के स्प्रेडिंग के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गेन करेंगी, ठीक है। जिससे कि एक what you can say, we can get an assured data, we can get an assured information about the disease, ठीक है। और
जब कोई एक काम एक एजेंसी कर रही है, इतना इसमें भी फंड्स लगते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और लोगों लोगों तक जाना रहता है, एनजीओ वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई एक जन एक काम कर रहा है तो दूसरा जन वो काम क्यों करे? वाई टू वेस्ट रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन और फंड ऑल्सो? तो इसीलिए कि भाई पता चले एक ही डिजीज के बारे में 50 लोग, 50 एजेंसियां अलग अलग जाके इंफॉर्मेशन गैदर करी और उन्हीं पेशेंट्स के बार बार जा रही हैं, तो इट इज quite tedious, it is quite problematic. So better why not to have single entity, single agencies which could help you out, ठीक है ना? तो उसके लिए ही कहीं ना कहीं सर्विलांस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब देखो सर्विलांस प्रोग्राम जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। लिखा है ना आपके आर, आर फॉर रैट वाला आर, ठीक है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये सर्विलांस, देखो आजकल कोरोना का, कोविड का बहुत सर्विलांस किया जाता है ना, ताकि पेशेंट को सर्विलांस पे रखा जाता है, किन किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दूसरों में भी डिसीजेस को स्प्रेड कर रहे हो। तो देखो ये जो 3 R हैं, ये तुम लोग आजकल बहुत इजीली एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे। रिकॉग्नाइजेशन, फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और नॉट, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है? दूसरा इज रिपोर्ट, टाइमली उसको रिपोर्ट करना, ठीक है? कि हाँ ये बंदे को डिसीज है, एंड देन रिस्पॉन्स, और टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, यही होता है ना। यही 3 R पे तो कोरोना का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, डायग्नोज करना, डायग्नोज करने के बाद टाइमली उसकी रिपोर्ट देना, जैसे जो है RT-PCR। डायग्नोज किया सबसे पहले, बुखार है, बुखार है तो RT-PCR कराया, ठीक है? कराने के बाद तुरंत उसकी रिपोर्ट जनरेट करो। ये नहीं कि 6 दिन बाद रिपोर्ट आ रही, तब तक तो पता चला इंसान ही ऊपर चला गया। तो रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्ट करना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, एंड देन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स उसके जैसे ही रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के टर्म्स में अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देना, कि इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज, तो मेडिकल टीम उसके लिए रिस्पॉन्स करे। तो अगर हम इन 3 R को फॉलो करेंगे, ठीक है, रैपिड एक्शन एक तरीके से समझ लो, अगर हम इन 3 Rs को फॉलो करते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम स्प्रेड ऑफ डिसीजेस को क्या कर सकेंगे, रोक सकेंगे। और यही चीज तो फॉलो की गई कोरोना को भी रोकने के लिए, कोविड को रोकने के लिए भी तो यही चीज फॉलो की गई ना, रिस्पॉन्स, रैपिड एक्शंस, यही तो किए गए। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि 3 R पे सर्विलांस बेस्ड होता है। पहला होता है आपका रिकॉग्नाइजेशन, मीन्स अर्ली डायग्नोसिस, केस आइडेंटिफिकेशन, देन रिपोर्टिंग, टाइमली एंड कंप्लीट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एंड देन रिस्पॉन्स, जो भी रिपोर्ट्स का रिजल्ट आया उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है? देन द क्वेश्चन अराइजेस कि what are the why we need surveillance? The question arises कि why there is a need of surveillance, या surveillance करने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले चीज है to recognize cases और cluster of cases। सर्विलांस इसीलिए किया जाता है किसी भी डिसीज का कि केसेस कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? फिर कौन से जोग्राफिकल एरियाज हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं, ग्रुप्स हैं जो हाई, वो जैसे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कोरोना के केस में आइडेंटिफाई किया कि केसेस ज्यादा कहाँ पे आ रहे हैं। फिर हाई रिस्क ग्रुप में कौन आता है, जो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में लोग आ रहे हैं वो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, ठीक है? फिर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि हाउ वी कैन avoid the progression of disease, how we can avoid the propagation of disease, ठीक है? And then assess the public health impact of health events and measures। फिर ये देखना कि अगर हम जो measures ले रहे हैं, हमने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन रखिए, हमने कहा कि सैनिटाइजर्स का यूज करिए, हमने कहा कि मास्क का यूज करिए, तो इनका पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ठीक है? ये सारी चीजों को मॉनिटर करना, इन सब चीजों को कंट्रोल देखना, टाइम टू टाइम देखना, दिस इज नोन एज सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब तो ये होता है ना, अगर आपका फोन सर्विलांस पे रखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई जन अपनी नजर रखे हुए है। तो उसी तरीके से डिसीज का भी सर्विलांस किया जाता है कि जो भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेबल डिसीजेस और विद रिस्पेक्ट टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, दोनों ही केसेस में सर्विलांस किया जाता है, ठीक है? तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और हाउ वी कैन ओवरकम द सिचुएशन, ठीक?
तो the thing is कि now what are the objectives of integrated disease surveillance project or program? तो आपका जो integrated disease surveillance program है, it has two basic objectives. तो पहला है to establish a decentralized district based system of surveillance for communicable and non communicable systems. ठीक है, और दूसरा है to integrate existing surveillance activities to avoid duplication. इसका क्या मतलब है कि हम पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे ही सर्विलांस करें। ठीक है, हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिसीज का सर्विलांस करना है। हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जाकर रिपोर्टिंग्स करेंगे, वहां से डेटास को गैदर करेंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक हमको अपने प्रोग्राम को लॉन्च करना है और डिसीज का सर्विलांस करना है। और दूसरी चीज ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे सर्विलांस के लिए एक प्रॉपर एजेंसी बनाने का क्या फायदा होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रुकता है। अभी मैंने आपको ये चीज बोली ना कि जब एक प्रॉपर एजेंसी को एक काम दे दिया जाएगा कि तुम्हें इस पर्टिकुलर डिसीज का सर्विलांस करना है, तुम जो इन्फॉर्मेशन लेके आओगे उस इन्फॉर्मेशन को हम फर्दर यूज करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हम अपने फर्दर एक्शंस को डिजाइन करेंगे। तो हर कोई उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए नहीं जुट जाएगा। जिसको ड्यूटी दी गई है केवल वही वो काम करेगा और फंड का वेस्टेज कम होगा। वही बोला ना मैंने कि अगर आपको किसी पेशेंट से भी मिलने जाना है तो मैं भी जा रही हूँ, आप भी जा रहे हो, कोई और भी जा रहा है, तीन लोग जा रहे हैं, तीन लोग वही इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? तीनों ने अपने जाने का किराया खर्च किया, तीनों ने पेशेंट का टाइम वेस्ट किया, तीनों ने अपना भी टाइम वेस्ट किया, तो उसको क्या फायदा? एक जन चला जाता वही इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्विलांस करते हैं। ठीक है, अब देखिए किन किन चीजों का सर्विलांस होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने कुछ डिसीजेस के नाम दे रखे हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेस में मलेरिया, मलेरिया को तो आपको मालूम ही है, हम लोगों ने तो मलेरिया के लिए पूरा एक बुक तक पढ़ डाला, ऐप तक पढ़ डाला। तो मलेरिया के लिए सर्विलांस किया जाता है। वाटर बॉर्न डिसीज में डायरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, रेस्पिरेटरी डिसीज में टीबी के लिए, वैक्सीन के लिए मीजल्स, पोलियो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे डिसीजेस के एग्जाम्पल हैं which are continuously under the situation of surveillance, जिनके लिए सर्विलांस किया जाता है। गवर्नमेंट इनके लिए प्रोग्राम्स जो है वो बनाती ही रहती है ताकि इनका क्या किया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके। ठीक है, so these are the certain conditions which require surveillance. Then this is what you can say your phases of implementation of surveillance program. मतलब किन किन फेजेस में आया, तो ये तीन फेजेस में पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया। तो फेज वन 2004 से 5 के बीच में आया। उसके बीच में जो उस ड्यूरेशन में जिन स्टेट्स में ये चीज फॉलो की गई उनके नाम आपके पास है। इसी तरीके से फेज टू एंड फेज थ्री। तो आप ऐसा अपने आंसर में लिख सकते हो कि फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने के फेजेस, तीन फेजेस में इसे लागू किया गया, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। 4 से 5, 2004 से 5, 5 से 6, 6 से 7 के बीच में ये जो है पूरा जो लॉ नहीं, एक तरीके से प्रोजेक्ट है, उसको क्या किया गया, नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया। देन this is the particular organizational structure of your what you can say integrated disease surveillance project। देखो नेशनल लेवल पे है, दिस इज नोन एज CSU, सेंट्रल सर्विलांस यूनिट। इट co works in collaboration with SSU, that is state surveillance unit, and that works in collaboration with DSU, that is district surveillance unit। तो मैंने आपको अभी बोला ना कि सेंट्रल से लेके स्टेट डिस्ट्रिक्ट तक तीनों लेवल पे, सेंट्रल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तीनों लेवल पे जो है आपका ये पर्टिकुलर क्या बोलोगे, प्रोग्राम जो है आपस में इंटीग्रेशन में वर्क करता है, कोलैबोरेशन में वर्क करता है। तो तीन इसकी सब यूनिट्स हैं, एक CSU है सेंट्रल, एक है SSU दैट इज स्टेट सर्विलांस यूनिट, और फिर तीसरी कौन सी है आपकी, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपके दिए गए हैं।
तीनों के फंक्शंस दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या फंक्शन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शंस आपको दिए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, फिर उन इन्फॉर्मेशन को आपको स्टेट लेवल तक लेके जाना है, वहाँ पे उसका एनालिसिस होगा और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके सेंट्रल लेवल पे जाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ पॉलिसीज कुछ रेगुलेशंस बनाने होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज और रेगुलेशंस को क्या करेगी, डिजाइन कर लेगी। तो ये फंक्शंस हैं, you can note it down in your notes. Then this is the information of flow weekly surveillance unit। देखो अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, सब सेंटर्स कहाँ हैं आपके, पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स है, मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ से जो जितनी इंफॉर्मेशन होंगी ये डीएसयू में जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्टेट लेवल पे जाएंगी और स्टेट लेवल से ये इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ जाएंगी, सेंट्रल लेवल पे जाएंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करेगा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने ही आपके हॉस्पिटल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो ये यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं कहूँगी मैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी इन ऑर्डर टू मेक द रिपोर्ट मोर स्ट्रॉन्ग, सर्विलांस में हेल्प करेंगे। यहाँ से रिपोर्ट सर्विलांस की स्टेट के पास जाएंगी एंड देन इट विल गो टू द सेंट्रल लेवल। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्लो। ठीक है। सो जो आपका सर्विलांस है उसमें जो है बेसिक स्टेप्स क्या है, फर्स्ट इज द डेटा कलेक्शन, देन इज ट्रांसमिशन, देन इज एनालिसिस, फीडबैक एंड एक्शन। ठीक है, ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं आपके सर्विलांस के, डेटा कलेक्शन और उसके बाद क्या है आपका ट्रांसमिशन। डेटा कलेक्शन का मतलब जनरल पब्लिक से डेटा लेके आना, ठीक, उसको अपने हिसाब से रिपोर्ट डाउन करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उससे रिलेटेड जो भी फीडबैक्स एंड फीडबैक्स को एनालाइज करना और फिर प्रॉपर एक्शन के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी है उन पॉलिसीज को बनाना। ठीक है। सो रिपोर्टिंग यूनिट्स क्या है आपकी, रिपोर्टिंग यूनिट्स मीन्स कहाँ कहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। रूरल में जो रिपोर्टिंग यूनिट्स होती हैं या जिनको सर्विलांस का काम दिया जाता है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये पब्लिक वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो अपने जनरल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी सर्विलांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अर्बन में अर्बन हॉस्पिटल्स, ईएसआई, रेलवे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट वाले में आएंगे और प्राइवेट वाले में फिर से आपके नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड लेबोरेटरीज आएंगी। सो these are the reporting units where we can go and report। रिपोर्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक्टिव रिपोर्टिंग एंड पैसिव रिपोर्टिंग। ठीक है, जब सर्विलांस करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से जाके बात करते हैं तो इट कुड बी एक्टिव, इट कुड बी पैसिव, दो तरीके की रिपोर्टिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर सर्विलांस। और फिर मैंने वही आपको पहले भी बताया है कि किन किन डिसीजेस के लिए सर्विलांस करते हैं, ये आपको पहले बता दिया कि मलेरिया, डेंगू, पोलियो, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग क्या करोगे, सर्विलांस करोगे। ठीक। अ, मैं अभी एक स्लाइड आपके इस पे अटैच कर दूंगी, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को आसान